हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मेरा नाम है दिव्या। आपसे रिक्वेस्ट है वाइश एस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वाइश कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स दीजिए कि हम किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो थंबनेल पर दिए गए हुए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। 2016 प्रीलिम्स में इस पर एक क्वेश्चन आया था। राइट, तो देख लेते हैं। इंडिया ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर उसका एक मेंबर है, इम्पॉर्टेंट मेंबर है। अगर ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो इसके ऑप्शंस थे कि इंडिया थोरियम को इस्तेमाल कर पाएगा यूरेनियम की जगह पावर जनरेशन में, और ग्लोबल जो सैटेलाइट नेविगेशन है उसमें इंडिया ग्लोबल रोल अचीव कर पाएगा, या फिर जो सी ऑप्शन था कि इससे जो फिजन रिएक्टर्स है जिस और ऑप्शन था कि ये फ्यूजन रिएक्टर्स बना सकता है फॉर पावर जनरेशन में। राइट, और सी ऑप्शन ये कहता है कि जो फिजन रिएक्टर्स है जिसका इस्तेमाल पावर जनरेशन में होता है उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है। राइट, तो इसका ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन डी था। राइट, तो इससे फ्यूजन रिएक्टर्स बनाया जा सकता है फॉर पावर जनरेशन। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, राइट, तो हमें उसे समझने के लिए एटम को समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ होता है ये सब थोड़ा जस्ट बेसिक्स थोड़ा जानते हैं। तो एटम क्या होता है? अणु। राइट, तो अणु में एक ये एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है जिसमें उस अरेंजमेंट में क्या क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है। राइट, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, बाहर जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो अंदर होते हैं न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट, तो इसमें ये याद रखने वाला यही है, एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बाहर होते हैं, अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट, तो अब आपने अपने अपने कंपोनेंट्स जान लिए। राइट, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर कॉमन हाइड्रोजन विच हैज़ ओनली वन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। राइट, ये भी जानना ज़रूरी है। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें एटम का मास, राइट, जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। राइट, आगे देखते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी जो कि न्यूक्लियस से आती है, नाम से समझ में आ रहा है। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? एक एटम के कोर में, बीच में होता है। राइट, हमने जैसे डायग्राम में देखा था। अब ये जो न्यूक्लियर पावर निकलती है, कैसे निकलती है? जब ये निकलती है तो उससे क्या होता है? एटम्स होते हैं जो उनके टूटने से निकलती है। राइट, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स के वजह से ये एनर्जी निकलती है। उससे फिर क्या होता है? उसे स्टीम मतलब पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्टीम निकलता है। उस स्टीम से फिर वो टरबाइन घूमता है, और जब वो टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें जो ये न्यूक्लियर एनर्जी में पावर जनरेशन के दो मेथड्स हैं। पहला है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा है फ्यूजन। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कंपैरिजन दिया गया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम एटम्स। तो पहला है फिजन, दूसरा है फ्यूजन। फिजन देख लेते हैं। फिजन में क्या होता है? स्प्लिटिंग। राइट, टूटता है। ठीक है, तो क्या टूटता है? एक बड़ा एटम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बड़ा एटम छोटे एटम्स में टूटता है, दो दो छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है। वही इसका उल्टा क्या होता है? फ्यूजन में जो दो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, छोटे 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 एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स क्या करते हैं? मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फिर एक बड़ा एटम बनाते हैं। राइट, और फ्यूल टाइप्स देख लेते हैं। जो फिजन में फ्यूल होते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, और फ्यूजन में हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके बाय प्रोडक्ट्स जब देख रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स में निकलता है फिजन में
यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल निकलता है। लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है फ्यूजन में होता है हीलियम। और देखते हैं इनका इस्तेमाल किस चीज़ों में होता है, एनर्जी जनरेशन में होता है, राइट। और जो फ्यूजन है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी तक फ्यूजन का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेशन नहीं हो रहा है या फिर कोई और यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। तो और देखते हैं कि कितनी एनर्जी निकलती है। जब हम बात करते हैं फिजन की, फिजन में जो नॉर्मल एनर्जी सोर्सेज होते हैं ना, उससे 1 मिलियन टाइम्स, राइट, 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा निकलता है एनर्जी। वहीं अगर हम फ्यूजन की बात करें तो इससे भी, राइट, फिजन से भी कंपेयर करें तो उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा क्या बोलते हैं एनर्जी निकलती है। और अगर फ्यूजन को कंपेयर करें बाकी एनर्जी सोर्सेज से तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। लेकिन देखते हैं क्यों फिर भी फ्यूजन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूजन का भी कम इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिजन को अच्छी तरह आपको डायग्राम से समझाया गया है। यहाँ पे एक बड़ा एटम है, ये बड़ा एटम आगे जाके टूटकर छोटा छोटा एलिमेंट बन रहा है, राइट। यहाँ पे न्यूट्रॉन आता है, इससे टकराता है, फिर क्या होता है, एनर्जी निकलती है और बाकी ये छोटे छोटे एटम्स में बन जाता है। फिर आगे भी जाके ये इस तरह से चेन चलती रहती है। डिटेल में हम अब देखते हैं। तो अब न्यूक्लियर फ्यूजन में फिजन है, या याद रखिए आप, फिजन में आपको एकदम क्लियर रहना है क्या हो रहा है। फिजन में टूटता है, फ्यूजन में जुड़ता है, ये एकदम याद रखें, ठीक है। तो फिजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन आता है, राइट, एक न्यूट्रॉन आता है और ज़ोर से जो एक बड़ा एटम है उसमें उसमें वो टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, उससे वो जो एटम है वो एक्साइट हो जाता है और टूट जाता है, तो उससे फिजन प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। और एडिशनल न्यूट्रॉन, एक और इससे न्यूट्रॉन निकलता है, इससे एक चेन रिएक्शन बन जाती है, राइट। अब आप पिछले डायग्राम में आपने देखा होगा एक चेन जैसी बन रही थी, तो उसे चेन रिएक्शन कहते हैं। अब इससे हर एक एटम इसी तरह से टूटता रहता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे जनरेट होती है, तो उसी एनर्जी जनरेशन को हम यूज़ करते हैं, राइट। फिर यूरेनियम और प्लूटोनियम है, ये मोस्टली ऐसे फिजन रिएक्शंस, राइट, इनका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे फिजन रिएक्शंस में, यूरेनियम और प्लूटोनियम, राइट। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और इसे कंट्रोल करना भी आसान होता है, इसलिए इसे इन्हें यूज़ किया जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम को। और जो एनर्जी निकलती है इस फिजन से, राइट, उसे फिर वही वैसे ही पानी गर्म किया जाता है, स्टीम निकलता है, उससे भाप निकलती है और भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, राइट। ये याद रखने की ज़रूरत है, इसीलिए हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, हम इसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम आते हैं फ्यूजन पर, राइट। तो फ्यूजन में क्या हो रहा है, ये देखिए, जैसे मैंने बताया था फिजन का उल्टा हो रहा है। यहाँ पे दो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, वो आज आके जुड़ जाते हैं, दो छोटे छोटे एटम्स जुड़ते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, राइट। आगे देखते हैं अब इसे डिटेल में। फ्यूजन में क्या होता है बताया था, दो छोटे छोटे एटम्स मिल जाते हैं, एक साथ मिलते हैं और हैवी एटम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस है ना, ये एग्जैक्टली सन में इसी तरह का प्रोसेस होता है। तो इससे सन मतलब सूरज, अब सूरज आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी है। तो वैसा ही उसी सेम प्रोसेस को जब हम धरती पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, धरती पर वैसा करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो नहीं पाता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। जितनी एनर्जी सन में है, सूरज में है, उतनी एनर्जी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस अभी भी स्टडी में है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी भी इस पर शोध हो रहा है क्योंकि ये करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि उतना प्रेशर उतने टेम्परेचर की ज़रूरत है जिससे कि जो दो न्यूक्लियस है उनका आपस में जोड़ा जा सके, ठीक है। अब देखते हैं, हम आते हैं टोकामैक पर। तो ये क्या चीज़ है टोकामैक, ठीक है। तो टोकामैक ऐसा है, एक पावरफुल मैग्नेट होता है, इसमें एक पावरफुल मैग्नेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब इसमें मैग्नेट की ज़रूरत क्या होती है, देखिए, जब हमें फ्यूजन करना है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्रेशर में, ऐसे टेम्परेचर में कोई भी जो मैटर होता है वो
तीन जो स्टेट्स होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस स्टेट में नहीं रह सकते हैं, राइट। इतने टेम्परेचर में, जैसे मिलियंस ऑफ डिग्रीज टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऐसे टेम्परेचर में कोई भी मैटर है वो इन तीन स्टेट्स में नहीं रह सकता, इसलिए वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मा भी एक स्टेट होता है, राइट, आपको अगर पता हो तो प्लाज्मा में वो कन्वर्ट हो जाता है और एक टोरस का फॉर्म ले लेता है, शेप ले लेता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये एक टोरस का शेप है, राइट। इसलिए टोकामैक यही सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ये काफ़ी शोध के बाद पता लगा है कि हाँ भाई ये टोकामैक है, टोकामैक में ही इस तरह से फ्यूजन को, रिएक्शन को हम कर सकते हैं, राइट। तो टोकामैक ऐसा एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट डिवाइस है। कन्फाइनमेंट मतलब उसे रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। किसे स्टोर करना है हमें? अपने इसे प्लाज्मा को, ठीक है। और इसे फिर डेवलप किया जाता है थर्मो न्यूक्लियर फिजन पावर, ठीक है। इससे फिर थर्मो न्यूक्लियर फिजन पावर निकलती है और फिलहाल यही लीडिंग कैंडिडेट है, मतलब इसी के थ्रू आगे जाके फ्यूजन रिएक्शंस है उसको डेवलप किया जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं ITER। तो इस पे हमने देखा था, क्वेश्चन आया था 2016 में। तो ITER के बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। तो इसमें देखा गया इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है ITER का, राइट। तो अब देखते हैं ये करता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ITER रिसर्च और इंजीनियरिंग, ठीक है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अनुसंधान होता है, इंजीनियरिंग होती है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इन लोग का उद्देश्य क्या है, सन में, राइट, जो सूरज में जिस तरह की एनर्जी होती है, फ्यूजन एनर्जी, उसे ही रेप्लिकेट करने की, उसकी ही नकल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पावर जनरेशन किया जा सके, ठीक है। तो इसे प्लान किया है लास्ट 2025, जब तक हो ख़त्म होता रहेगा तब तक, मतलब 2025 तक ये हो करने का प्लान किया गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम फ्यूजन रिएक्टर्स भी बना पाएंगे, राइट, उससे पावर जनरेशन हम कर सकेंगे। तो इंडिया भी इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इंडिया अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है, मैन पावर पे कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया ने क्रायोस्टैट भी दिया हुआ है ITER को, ठीक है। आगे देखते हैं अब इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, राइट, हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इतनी जद्दोजहद कर क्यों रहे हैं। तो इसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकता है, रेडियो आइसोटोप्स का और इन रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं फूड और एग्रीकल्चर में। और इससे भुखमरी की जो समस्या है, राइट, अंडर न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसे हम दूर कर सकते हैं। और फूड और न्यूट्रिशन सेम चीज़ हो गया, और फूड और एग्रो प्रोडक्ट्स, राइट, उनके प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज, जो पानी में, राइट, जो समुंदर का पानी है उसमें से नमक की मात्रा कम कर सकते हैं ताकि उसे नॉर्मली इस्तेमाल किया जा सके। और एनर्जी सिक्योरिटी, तो सबसे मेन जो है वो है एनर्जी, क्योंकि ये कार्बन फ्री एनर्जी निकलती है इससे, तो इसके वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब देखते हैं इंडिया 3 स्टेज सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। अब यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर क्यों कहा गया है, सिविल का मतलब क्या है यहाँ समझ लेते हैं। देखिए ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका हम वेपनाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उससे हम कुछ वेपन्स भी बना सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, राइट। तो इस वजह से हमें इसका इस्तेमाल सिविल चीज़ों के लिए करना है, हमें मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, हमें सिविल चीज़ों के लिए यूज़ करना है, जैसे कि पावर जनरेशन, राइट, हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसीलिए सिविल न्यूक्लियर नाम दिया गया है। और इंडिया में ये 3 स्टेजेस में है। क्यों 3 स्टेजेस का है वो देख लेते हैं। तो क्या होता है कि इंडिया में, ठीक है, 3 स्टेजेस को में इसे डेवलप किया गया है, क्योंकि इंडिया में क्या है, जो यूरेनियम है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन इंडिया में थोरियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है। थोरियम इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। कहते हैं दुनिया का 21% इंडिया में ही पाया जाता है थोरियम, लेकिन यूरेनियम कम है, ठीक है। फिर देखते हैं उससे क्या होता है। जो इसका पहला स्टेज होता है, 3 स्टेज है, तो 3 स्टेजेस का पहला स्टेज क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इसमें जो जितना यूरेनियम है हमारे पास थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो PHWRS मतलब प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स है, उसमें इसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उससे ब्राइट बाई प्रोडक्ट निकलता है प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम को जो जो निकलता है उसे इस्तेमाल किया जाता है फिर से, राइट। तो उससे क्या होता है, जो लार्ज प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके जो हमारे पास बहुत सारे जो थ्योरियम रखा हुआ है
उसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, राइट। प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके हम थोरियम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसने पब्लिश किया था? ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, उसने ये पब्लिश किया था। अब देखिए, जब हम बात करें थोरियम का तो फिर वो कुछ इस तरह से पाया जाता है, राइट। मोनाजाइट पाउडर इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये आपके याद रखने के लिए। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्ल्ड थोरियम, तो ये प्राइमरी सोर्स है। अब हम आते हैं पहले स्टेज में, हम स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इसमें पहला स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला स्टेज में फ्यूल है हमारा नेचुरल यूरेनियम, और जो कि हमें पता है बहुत कम है हमारे पास। फिर आता है हमारा रिएक्टर होता है जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर। मॉडरेटर होता है हमारा हैवी वाटर, कूलेंट होता है हैवी वाटर। देखिए, मॉडरेट और कूलेंट का फंक्शन क्या है मैं आगे जाके आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी, ठीक है। तो फिर हमें फ़िलहाल ये याद रखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में क्या होता है, सबसे पहले नेचुरल जो यूरेनियम होता है, राइट, उसे इस्तेमाल किया जाता है। वो आगे जाके प्लूटोनियम 239 जनरेट करता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ये क्या होता है, जो ये इसमें फिजाइल आइसोटोप कह रहे हैं, ठीक है। फिजाइल आइसोटोप जो होता है वो 0.7%। अब ये फिजाइल आइसोटोप क्या होता है, जैसे कि समझिए पटाखे होते हैं दिवाली में, कुछ होते हैं जो फुसकी पटाखे होते हैं और कुछ एकदम अच्छे से फूट जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जो फुसकी जो परसेंटेज होता है ना, जितना निकलता है वो 99.3 तो फुसकी होता है उसमें, राइट। फूटने वाला जो होता है वो 0.7% ही होता है, बाकी जो होता है 99% वो फुसकी होता है। यूरेनियम, राइट, यूरेनियम जो 235 है वो 0.7% ही होता है, वो ही जाके फूटता है। लेकिन जो बाकी होता है 238, राइट, यूरेनियम 238 वो फुसकी निकलता है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 99.3 अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर उसको फुटाना है, राइट, अगर उसको फिसाइल बनाना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है प्लूटोनियम 239 का। तो समझ में आ गया आपको प्लूटोनियम का काम क्या है यहाँ पे। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज पर, ठीक है। तो देखिए, पहला था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। अब दूसरा स्टेज हम स्टेज में आते हैं, इसे कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। ये दूसरी स्टेज है। इसमें प्लूटोनियम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देख लिया था प्लूटोनियम का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारा जो फ्यूल है वो हो गया हमारा प्लूटोनियम, और पिछले वाले में था यूरेनियम जो कि नेचुरली अवेलेबल था, राइट, जिसमें 0.7% काम का था, बाकी तो सारा फुसकी था। फिर अब देखते हैं, जो कूलेंट होता है वो लिक्विड सोडियम होता है, ठीक है। तो अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, इसमें मिक्स्ड ऑक्साइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या होता है, प्लूटोनियम 239 ये होता है, ठीक है। इसे पहले स्टेज से रिकवर किया जाता है। हमने देखा था किस तरह से पहले स्टेज में निकल रहा था प्लूटोनियम 239, ये उससे निकलता है, और नेचुरल यूरेनियम इसे मिला के मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसमें पहले क्या होता है, प्लूटोनियम 239 इसका ये फूटता है और एनर्जी निकलता है, और जो 238 प्रेजेंट होता है, राइट, वो मिक्स्ड ऑक्साइड में डाला जाता है, वो आगे जाके क्या बन जाता है, प्लूटोनियम 239, ठीक है। और FBRs क्यों इसका नाम दिया गया, क्योंकि ये अपने को ही ब्रीड कर रहा है, राइट, खुद ही को ब्रीड कर रहा है। जो प्लूटोनियम है प्लूटोनियम ही बना रहा है आगे जाके, तो इसलिए ब्रीडिंग का नाम दिया गया हुआ है। और इससे जो फ्यूल है वो ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पे देखिए, FBRs आर डिजाइन टू ब्रीड मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम, तो उससे फ्यूल ज़्यादा बन रहा है। और वंस द इन्वेंट्री ऑफ प्लूटोनियम 239 इज बिल्डअप, थोरियम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। अब जब ज़्यादा प्लूटोनियम ज़्यादा बन गया, यहाँ पे देखिए ज़्यादा ब्रीड हो रहा है, तो अब प्लूटोनियम ज़्यादा बन गया तो उसके बाद फिर थोरियम को डाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर बाद में उससे क्या होता है, जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो बाद में वो जो बचा हुआ यूरेनियम 233 है उसे थर्ड स्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज अभी तक। और जान लेते हैं जो ये डिज़ाइन है, भारत में पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था, जो उसका जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था वो किसने बनाया था, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR ने। और जो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम है, निगम लिमिटेड जिसे भाविनी कहते हैं, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है
जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है। तो उनमें उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने पहला इंडिया में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया था। तो और जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो अभी कल्पकम में है, ठीक है, और लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कहा जाता है कि अभी तक पूरा हुआ नहीं है। फिर हम आते हैं, अभी तक हमने सेकंड स्टेज तक देख लिया था, अब हम देखेंगे थर्ड स्टेज, तीसरा स्टेज, ठीक है। इसमें हम एक फ्यूल का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग लास्ट में हमने देखा था थोरियम को हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो अब हम यूज़ करेंगे फ्यूल थोरियम। रिएक्टर क्या कहलाएगा? एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर एंड थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। और हमारा मॉडरेटर होगा लाइट वाटर, कूलेंट होगा हैवी वाटर। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेज में एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर सिस्टम होता है और इससे सेल्फ सस्टेनिंग सीरीज ऑफ थोरियम 232 बनता है, ठीक है। और उससे जाके यूरेनियम 233 मिलके ये रिएक्टर को, मतलब ये रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो प्लूटोनियम था जो सेकेंड स्टेज में था, उसे इस्तेमाल किया जाता है इस थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए। यही सिग्निफिकेंस था, राइट। प्लूटोनियम का हम लोग इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि प्लूटोनियम आगे जाके थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर दे। जो फुस्की एलिमेंट है उसको वो एक तरह से पटाखे की तरफ फोड़ने में उसकी मदद करे। तो ये फिलहाल जो थर्ड स्टेज है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, ये पूरा अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी तक ये देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पे चल रहा है, और फिर से उस जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो इसमें फिर से एक बार समझाया गया है। तो ये देखिए पहला स्टेज में नेचुरल यूरेनियम होता है, इससे ये जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, और ये जो यूरेनियम है वो डिप्लीट होकर वो तो चली जाती है, और फिर प्लूटोनियम निकलता है उससे एज अ बाय प्रोडक्ट। और फिर बाद में फिर ये जो प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, प्लूटोनियम अपने आप को फिर से ब्रीड करता है, राइट। यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या आता है, नेचुरल यूरेनियम और प्लूटोनियम, तो उसे मिक्स कर दिया जाता है, वो ऑक्साइड बनता है। फिर बाद में थोरियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये कन्वर्ट करता है इसको यूरेनियम 233 में। आगे फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर इसमें सेकेंड स्टेज से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। उसके बाद यूरेनियम 233 को फ्यूल्ड जो रिएक्टर्स है, ब्रीडर्स है, उसे यूज़ किया जाता है। और फिर इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल्स, ठीक है। इसका थोरियम और यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और जो थोरियम है वो से यूरेनियम 233 में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस इसमें इस तरह से समझाया गया है। अब देखते हैं फिजाइल मटेरियल, राइट। तो जो फूटेगा पटाखे की तरह वो फिजाइल कहलाएगा, और जो नहीं फूटेगा वो फुस्की होता है, वो नॉन फिजाइल हो गया, राइट। तो हमने देखा था यूरेनियम 235 फिजाइल था, और जो बाकी जो 99.3% था वो फुस्की था, वो नॉन फिजाइल था। तो जो फिजाइल होता है वो चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकता है, और आगे जाके वो चेन रिएक्शन में बढ़ता रहता है, वो फुस नहीं होता। और थोरियम क्या होता है, वो फर्टाइल होता है, वो क्या करता है, वो यूरेनियम 233 में, राइट, यूरेनियम 233 को बनाता है। आगे देखते हैं, बनाता नहीं, एक तरह से उसमें कन्वर्ट करता है। ट्रांसम्यूट्स का मतलब उसका चेंज करता है, चेंज इन फॉर्म को ट्रांसम्यूट कहते हैं, राइट। और फिर बाद में वो रिएक्शन चेन रिएक्शन बढ़ते रहता है, और चेन रिएक्शन जो बढ़ाने का काम होता है वो थोरियम नहीं करता है, वो आगे करता है आपका यूरेनियम ही, ठीक है। और एक जो एक थोरियम रिएक्टर होता है, राइट, इन अ थोरियम रिएक्टर अ फिजाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम इज ब्लैंकेटेड बाय थोरियम। तो थोरियम को ब्लैंकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जो फिजाइल मटेरियल है, राइट, फिजाइल मटेरियल ड्राइव्स द चेन रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसम्यूट्स द फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल मटेरियल। तो जो फिजाइल मटेरियल क्या करता है, वो चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाता है जिससे कि एनर्जी जनरेशन कंटिन्यूसली होती रहे, और जो फुस्की मटेरियल होता है उसे फिजाइल मटेरियल में चेंज करता है, वो ट्रांसम्यूट करता है, मतलब उसका फॉर्म बदलता है फर्टाइल से फिजाइल में। फिर इंडिया के पास यूरेनियम के बहुत कम डिपॉजिट्स हैं, राइट, हमने देखा था, इसीलिए 3 स्टेजेस में इसे किया जाता है। लेकिन इंडिया में वर्ल्ड का कहते हैं 21%, राइट, कहीं कहीं पे मैंने देखा है 25% भी बताया गया है, तो देख लीजिए। तो इंडिया में लगभग 25% भी कहते हैं कि
वर्ल्ड का थ्योरियम रिजर्व है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जहाँ पे ये पावर जनरेशन किया जाता है, उस प्लांट के कंपोनेंट्स मतलब उसके कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं। तो डायग्राम में तो यहाँ पे ये देखें, एक कंटेनमेंट बिल्डिंग, एक ऐसा बिल्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। ये कंक्रीट का बना होता है और इसे बहुत मजबूत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली जो रेडिएशंस निकलेंगे वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जैसा कि हमने फुकुशिमा में देखा था, राइट। जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ था, लोगों को कितनी दिक्कत आई थी, ठीक है। और फिर आता है इसमें कंट्रोल रॉड्स, ये एक तरह से स्विच का काम करता है, रोकना बंद करना, राइट। जो चार एक तरह से स्विच का काम करता है, राइट, ये इस रिएक्शन में कंट्रोल रॉड्स। फिर ये रिएक्शन वेसल, यहाँ पे वो रिएक्शन जो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन है वो इसमें होता है। फिर यहाँ पे फ्यूल यहाँ पे दिया जाता है, यूरेनियम का फ्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल रॉड मैंने बता दिया था। और यहाँ पे इस तरह से फिर ये देखिए स्टीम जनरेट होती है। स्टीम जनरेट होने के बाद यहाँ पे टरबाइन है, ये घूमता है, इससे जनरेटर से अटैच होता है और इस तरह से पावर जनरेशन होता है। और यहाँ पे इसे कूलेंट्स का हम जब कह रहे थे इस्तेमाल किया जाता है, कूलेंट्स को देखिए यहाँ पे इसका कूल वाटर का रिजर्व होता है, यहाँ पे इस तरह से सोर्स होता है और ताकि ये इसे ठंडा करने के काम आए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंडेंसर है, तो इस तरह से यहाँ पे ठंडा पानी पहुँच रहा है, कंडेंसर यहाँ पे कूलेंट का काम कर रहा है और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। अब देखते हैं कॉम्पोनेंट्स को हम थोड़ा डिटेल में। तो पहला कंपोनेंट हमने देखा था कंटेनमेंट बिल्डिंग। तो ये ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें ये जो पूरा रिएक्शन है, ये जो पूरा रिएक्टर है उसमें रखा जाता है और उसमें कूलेंट सिस्टम भी उसमें आता है, ठीक है। तो एक शील्डिंग का काम करता है, क्योंकि इससे ताकि इससे जो ये जो रेडिएशन है वो बाहर लीक ना कर सके। लीकेज को रोकने के लिए इसे बहुत कंक्रीट का बनाना होना चाहिए और बहुत मजबूत होना चाहिए। और फिर उसमें और भी अलग और दूसरे तरह के सेफगार्ड्स होते हैं उसमें, राइट। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वही जो लीकेज ना हो सके और किसी भी तरह के एक्सीडेंट में जो फिजन है, फिजन का जो ये रेडिएशन है वो बाहर ना जा सके, राइट। और कूलिंग वाटर को इसमें लिया जाता है कहाँ से? एक रिवर से, रेजरवॉयर से, राइट, एक किसी नदी से, रेजरवॉयर से लिया जाता है ताकि वहाँ पे लिक्विफाई द वाटर वेपर, जो कंडेंसर है, राइट, वहाँ पे वाटर वेपर को कंडेंस करने के लिए, कूल करने के लिए। अब देखते हैं फ्यूल। अब इसमें फ्यूल क्या होता है? तो हमने देखा था हर एक स्टेज में फ्यूल कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। फ्यूल क्या होता है? ईंधन होता है। तो मोस्ट कॉमन जो मटेरियल है वो एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड होता है। फिर जो हमने देखा था सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम, राइट, और थोरियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर हम देख रहे थे, उसमें क्या है? अब मॉडरेटर का काम क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेटर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ सब्सटेंस दैट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन। अब देखिए बहुत ये फास्ट प्रोसेस होती है, राइट। तो ऐसा अगर ये और इससे चेन रिएक्शन होता है कि एक रिएक्शन होगा उसके बाद कंटिन्यूसली दूसरा चेन रिएक्शन होता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो इस वजह से क्या होता है कि ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा स्लो डाउन कर लिया जाए इसे, थोड़ा धीरे किया जाए इसे। तो उसे उस न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? बड़े एलिमेंट को जाके तोड़ते हैं, बड़े एटम को जाके वो से टकराते हैं और वो टूट जाता है, राइट। तो फिर वो उसी न्यूट्रॉन को वो स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जो हैवी वाटर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये स्लो डाउन कर देते हैं उस रिएक्शन को। जो फास्ट न्यूट्रॉन आ रहा होता है उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, जैसे कि वो थोड़ा धीरे जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली मॉडरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है ग्रेफाइट, हैवी वाटर और बेरिलियम, राइट। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? दीज आर द रिएक्टर कंट्रोल एलिमेंट एक्टिंग एज न्यूट्रॉन अब्जॉर्बेंट। तो ये भी वैसे ही चीज़ हो गई, उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल रॉड्स का। मोस्टली ये किसके? इंडियम कैडमियम के बने होते हैं, इंडियम एंड कैडमियम, और या फिर बोरोन कार्बाइड के बने होते हैं ये जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं, विच मेक्स इट पॉसिबल टू कंट्रोल एट ऑल टाइम्स, राइट। तो मैंने जैसे बताया था स्विच का काम करते हैं ये, राइट, उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं उस रिएक्शन को। और कूलेंट ठंडा करने, अब इतना हीट जनरेट हो रहा है, राइट, इतना हीट बाहर निकल रहा है तो उसे ठंडा करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर कोर, ठीक है। तो इतना जो गर्मी निकलती है उसे कूल डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखिए, ये कुछ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट, इसके अंडर ये सारी बॉडीज आती है। तो कहाँ पे R&D चल रहा है और कहाँ कौन कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, कौन से इंडस्ट्रीज है, इनके नाम दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब देखते हैं इंडिया में ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ जो अभी काम कर रहे हैं, राइट। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, और गुजरात में काकरापार, और यहाँ पे महाराष्ट्र में तारापुर, कायगा, कर्नाटका में कायगा हो गया, और तमिलनाडु में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और तमिलनाडु में ही कुडानकुलम, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहा था। और अब देखते हैं ऑपरेटिंग और फ्यूचर में, और जो फ्यूचर में कहाँ कहाँ की प्लानिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग जो पिंक से दिखाए गए, मजेंटा कलर से दिखाए हैं, और जो नए साइट से प्रपोज किए गए वो कहाँ पे है, राइट, वो येलो कलर में दिया हुआ है। तो चुटका हो गया, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में, कल्पाकम ये तमिलनाडु में पड़ता है, राइट, जैतापुर महाराष्ट्र, मही बंसवाड़ा भीमपुर, राइट, मही बंसवाड़ा पड़ गया हमारा, आई थिंक ये वहाँ पड़ता है ये मध्य प्रदेश में, और फिर गोरखपुर ये यहाँ पे हो गया, राइट। फिर बाद में और जो ऑपरेशनल है वो है काकरापार गुजरात में, तारापुर और महाराष्ट्र में, और कैगा कर्नाटका में, ठीक है। आगे और नरोरा भी यहाँ पे, नारोरा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये क्या है, ये बॉडी क्या है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर आती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। इसे 1954 में, राइट, 1954 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। और ये जो इंडिया में जितना भी अभी तक न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए इसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अब हम देखते हैं यूरेनियम क्या होता है। हम लोग ने पढ़ा तो था कि यूरेनियम से ही हो रहा है, नेचुरल यूरेनियम ये सब। तो यूरेनियम का इस्तेमाल ही क्यों हो रहा है, तो देखिए जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है ये भी एक टाइप होता है। और एनरिच्ड क्या होता है, एनरिच कुछ नहीं होता जिसमें मतलब जो ज़्यादा फिसाइल होता है, राइट। और बाकी जो होता है जो नॉन एनरिच्ड होता है, जो नेचुरल होता है यूरेनियम 238, वो फुस्की होता है। तो यहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम में क्या होता है, जो इसकी जो परसेंटेज होती है यूरेनियम 235 की, इसकी परसेंटेज बढ़ा दी जाती है, ठीक है। कैसे, आइसोटोप सेपरेशन से, क्योंकि जो 22 बाकी आइसोटोप्स हैं इसके 238 और 233, ये सब क्या है, ये उतने फिजाइल नहीं है जितना कि ये है यूरेनियम। तो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है ना, उसमें मेनली 3 होते हैं, 235, 238, 233। और इसमें से 235 जो यूरेनियम होता है, राइट, वही अच्छी तरह से फिजाइल होता है। और जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, एनरिच्ड यूरेनियम इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर बोथ सिविल और जो एनरिच्ड यूरेनियम को यहाँ पे पावर जनरेशन के लिए और मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और एक ये बॉडी देख लीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था आई थिंक प्रीलिम्स में। तो ये क्या करता है, इसका ये काम है मॉनिटर करना, ठीक है, और कंट्रोल्ड एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाईज, राइट, किस किस को एनरिच्ड यूरेनियम मिल रहा है उसे मॉनिटर करना, देखना। और इसे नोबेल, आई थिंक नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इस बॉडी को। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके ये होमवर्क है, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है इस चीज़ को। और देखिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये सब जो डिप्लोमेसी चलती रहती है, ये सब भी एक तरह से ये देखता है, राइट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो मतलब कुल मिलाकर सेफ्टी की तरफ ये बढ़ रहा है कि दुनिया में जो ये न्यूक्लियर वेपन्स है वो वेपनाइजेशन को एक तरह से बंद किया जाए, वो इसका काम है मेन, ठीक है, डिसआर्मामेंट कहते हैं जिसे। तो अब देखते हैं, देखिए जो हमारा एनरिच्ड यूरेनियम है वो कुछ इस तरह से पाया जाता है, इस तरह से दिखता है, बिलेट एक उसकी तरह, इसकी तरह दिखता है ये, राइट। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो कुछ उसमें 0.7% काम का होता है, यूरेनियम 235 होता है। बाकी जो फुस्की होता है 238, यूरेनियम 238 होता है, 99.2%। और लो एनरिच, जो लो एनरिच्ड होता है उसमें लगभग 3 से लेकर 5% तक यूरेनियम 235 होता है, जो कि फिसाइल होता है। बाकी जो होता है वो फुस्की।
और जो हाईली एनरिच्ड होता है, राइट, जिसे जिसे इस्तेमाल एक्चुअली में किया जाता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है, हाईली एनरिच्ड में कितना परसेंटेज होता है, लगभग 85%, उसमें यूरेनियम 235 होता है। ओके, और ये कुछ इस तरह का येलो केक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो यूरेनियम का जो मिक्सचर है, इस प्रेसिपिटेट इस तरह से कुछ मिलता है। ये आपके याद रखने के लिए कि विजुअलाइज एक्चुअली ये होता किस तरह से, दिखता कैसा है, उसके लिए डायग्राम दिया हुआ है। तो यूरेनियम के एक्चुअली इंडिया में वैसे कोई रिजर्व्स है नहीं, लेकिन फिर भी स्टडीज़ चलती रहती है। तो यहाँ पे बात की गई है कि मतलब इस जगह में हो सकता है कि मिले यूरेनियम, तो इस पर काम चल रहा है यूरेनियम माइंस के ऊपर। तो मेनली अभी जो है वो वैसे तो सारे इम्पोर्ट, तो सारा जो भी यूरेनियम हमारा इंडिया में आता है वो इम्पोर्ट के थ्रू आता है, बाहर से लाया जाता है। फिर भी जो इंडिया में ऑपरेटिंग माइंस जो चल रहे हैं वो है जादूगुड़ा, भाटिन, नवरा पहाड़ और तुरामदी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं तो यूरेनियम के क्या हाल है इंडिया में। तो यूरेनियम माइनिंग इंडिया में कब शुरू हुई थी, किसने शुरू किया था? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1967 में। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के अंडर आता है, ठीक है। तो ये एक कॉर्पोरेशन था, इसने अपना मतलब ऑपरेशंस चालू किया था। और यहाँ पे अंडरग्राउंड माइन उन्होंने पाया था जादूगुड़ा में, और उसके बाद फिर भाटिन में, फिर नवरा पहाड़ और तुरामदी, और ये सारे जो कि हैं वो क्या है, झारखंड में पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं थोरियम के बारे में। हमने ये जाना था अभी तक कि थोरियम का काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स है इंडिया में, राइट। तो लगभग वर्ल्ड में सबसे बहुत ज़्यादा है। तो थोरियम इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंटली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दैट स्टिल अकर इन लार्ज क्वान्टिटीज़। तो अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है थोरियम। और थोरियम 232 है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है, राइट। जो नेचुरली जो थोरियम पाया जाता है उसमें से ये जो आइसोटोप होता है वो सबसे स्टेबल होता है। तो थोरियम इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 to 4 times मोर अबंडेंट देन यूरेनियम। जो पूरे अर्थ में, राइट, पूरे अर्थ के जो क्रस्ट है उसमें यूरेनियम से 3 से 4 गुना ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, राइट। ये मोनाजाइट सैंड का मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, राइट। फिर आप देखते हैं इंडिया में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ये कहा जाता है कि सब दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व्स इन दो कंट्रीज़ में है, और इंडिया में लगभग 21%। जो पूरे दुनिया में जितना भी यूरियम थोरियम का रिजर्व्स है वो इंडिया में है 21%। तो इंडिया में भी यहाँ पे दिखाया गया कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्रा में, उसके बाद आता है तमिलनाडु के बाद आता है केरला और वेस्ट बंगाल, और बाकी जो बचा कुचा 0 से 5% बिहार में, ठीक है। तो इसके साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। लेक्चर को अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप बने रहिए वाईशाइज के साथ। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।